अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा उम्मीद और दुआ करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अच्छा बेटा, कैफ 2 के बारे में काफ़ी सारी बातें हमने कल कर ली थी। आज हमने अपनी डिस्कशन का फॉर्मली आगाज़ करना है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन का आगाज़ करना है। उसमें कुछ गुजारिशात मेरी हैं। आप लोग जब कैंपस आएंगे तो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, एक रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा, कैसे रजिस्टर होना चाहिए दिखाओ मुझे बेटा। कोशिश करो ऐसा रजिस्टर हो आपके पास, ऐसा रजिस्टर हो आपके पास, ठीक है। यानी कि अपने छोटे बहन भाई की स्कूल की कॉपी लेके मत आ जाना, सही है। पेज बड़ा होना चाहिए क्योंकि आगे हमारे पास बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, वो एकोमोडेट हो सकें। भले ठीक है, अगर इतना लंबा नहीं भी है, थोड़ा लेंथ में छोटा भी, रजिस्टर को मसले की बात नहीं है। आपकी आई कैप की जो एग्ज़ाम कॉपी का साइज़ होता है, उस कॉपी की साइज़ का रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। न्यू ईयर की डायरियाँ जो घर के अंदर पड़ी हुई होती हैं, फारिग पड़ी हुई होती हैं, बच्चे क्या करते हैं, वो लेके आ जाते हैं। या छोटे बहन भाई की स्कूल की कॉपी फारिग पड़ी हुई होती है, उसके ऊपर ला के काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपके सबके पास कैलकुलेटर अपने ज़ाती होने चाहिए, ठीक है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पास उनके ज़ाती कैलकुलेटर आज नहीं है? ज़ाती कैलकुलेटर ले लो भाई, क्यों नहीं है? सीए के स्टूडेंट के पास कैलकुलेटर नहीं है, ये कैसी बात है? ठीक है, तो ज़ाती कैलकुलेटर आपने परचेज़ कर लेना है अपना। और ज़ाती कैलकुलेटर थोड़ा सा ढंग का कैलकुलेटर परचेज़ कर लो, ठीक है। जो FX 991 ES आता है, हमारे ज़माने से वही मॉडल चला रहा है, अब तो उसका एडवांस वर्जन आ गया होगा। कोशिश कर लो एक दफ़ा पैसे खर्च करके थोड़ा सा ढंग का ले लो। एक दफ़ा पैसे खर्च करके अच्छा कैलकुलेटर, ओरिजिनल वाला कैलकुलेटर, मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार का आता होगा, एक दफ़ा ले लो खर्चा करके। चाइना के 500-600 वाले कैलकुलेटर से इज्तनाब करो। अक्सर औक़ात पेपर के अंदर 2+2 5 दिखा देता है वो वाला कैलकुलेटर, तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं। तो आप ढंग का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट कर लें, CA फाइनल तक वही कैलकुलेटर चलेगा आपका इंशाअल्लाह ताला। बात समझ आ गई है? अच्छा भाई, टैक्स, ये जो सब्जेक्ट है, कल मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा सर, इसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी मैक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कैसे? जो टैक्स है क्या? टैक्स असल में गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो आपकी जेब से निकल रहा है। आपकी जेब पे बोझ, आपका एक्सपेंस है, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। ये जो पैसा गवर्नमेंट आपकी जेब से निकाल रही है टैक्स कीमत में, क्या है, क्यों है, कैसे लगेगा, ये बातें आ रही है सारी की सारी। ये पैसा जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो गवर्नमेंट चलेगी। तो गवर्नमेंट चलेगी से क्या मुराद है? गवर्नमेंट अपने सारे खर्चे करेगी। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज जाएंगी, गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, मेट्रो बस भी चलेगी, तो गवर्नमेंट की जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो भी चलेंगी, तो स्कूल भी बनेंगे, हॉस्पिटल भी बनेंगे, गवर्नमेंट वेलफेयर के काम भी करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगी, रोड भी बनाएगी, और बहुत सारी चीज़ें करेगी। तो ये गवर्नमेंट कहाँ से करेगी भाई? आपके पैसों से करेगी। आप पैसे देंगे तो करेगी भाई। तो आपकी जेब से जो टैक्स निकलेगा वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो इसका मतलब कि सर गवर्नमेंट को काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी करने हैं जिसके लिए वो ये सारे रेवेन्यूज़ को प्लान कर रही है ना। तो गवर्नमेंट हर साल पाकिस्तान का बजट बनाती है। कौन? एक्टिंग गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली उस बजट को पास करती है। बजट किसको बोलते हैं? बजट का वर्ड हमारा और आपके लिए नया नहीं है, हम बचपन से सुनते आए हैं। अम्मा कहती हैं बेटा बाहर का खाना ज़्यादा नहीं मंगाना, घर का बजट आउट हो जाएगा। ऐसा होता नहीं होता? घूमने फिरने बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, पागल तो नहीं हो गए तुम, घर का बजट आउट हो जाएगा, सुना होगा आपने। तो बजट आउट क्या मतलब? बजट आउट हो जाएगा, ये घर वाले जब बोलते हैं बजट आउट हो जाएगा, इसका क्या मतलब बजट आउट हो जाएगा? वो इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप
कि घर में अगर मिसाल के तौर पर आपके वालिद अर्निंग रिसोर्स हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, तो वो जितनी अर्निंग करेंगे वो आपकी अम्मी को जो खर्चा देंगे उसमें उनको घर चलाना है। ऐसा है क्या नहीं? अब मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए की इनकम है महीने की 2 लाख रुपए की। अब वो 2 लाख रुपए की इनकम है तो मिसाल के तौर पर वो कुछ तो साइड में सेविंग कर लेंगे 50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपए अपनी बेगम को दे देंगे, बोलेंगे बेगम इसमें तुमने घर का खर्चा चलाना है। अब घर का खर्चा चलाने के लिए घर का खर्चे में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? घर के खर्चे में सब कुछ आ जाएगा भाई। उसमें घर का राशन भी आ जाएगा, बिजली भी आएगी, गैस भी आएगा, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी आएगी, मेडिसिन भी आएगा, मेड को दे रहे हैं पैसे वो भी आएंगे, सब कुछ आएगा उसको। ऐसा है कि नहीं? और आपने देखा होगा आमतौर पर महीने के आखिरी दिनों के अंदर आप कभी अम्मी से अब्बू से पैसे मांगे, बेटा महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं। अच्छा महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जितने पैसे जो अर्निंग थी वो ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो गए हैं या वक्त से पहले ही एग्जॉस्ट हो गए हैं वो रिसोर्सेज। तो थोड़ा सा भाई हल्का हाथ रख के चलो, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं। बात आ रही समझ में? तो इसी तरह मुल्क का भी बजट है, मुल्क का भी बजट है, मुल्क के भी खर्चे हैं। क्या खर्चे हैं? सिर्फ मुल्क के क्या खर्चे हैं भाई? बहुत सारे खर्चे हैं मुल्क के जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट चलाएगी मुल्क। तो सर क्या वाकई में गवर्नमेंट से मुल्क चल रहा है? भाई जैसा भी चल रहा है चल रहा है, ठीक है। अब वो अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, लेकिन वो आपसे पैसे लेकर ही चलाएगी। आर यू गेटिंग दिस? और आपको पता है, हमें भी पता है कि फिर हमारा गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पैसे हमसे वो ले लेती है गवर्नमेंट, लेकिन वो फिर पैसे करप्शन के अंदर यूज़ हो जाते हैं, इंडिविजुअल मफादात के लिए यूज़ हो जाते हैं, और वो पैसा आवाम पर या मुल्क पर नहीं लग रहा होता, जिससे हम लोग जल रहे होते हैं कि यार हमारे पैसे हम क्यों दें टैक्स। ठीक है, तो आओ ज़रा देखते हैं कि गवर्नमेंट का बजट था क्या इस दफ़ा। सर ये हर साल बनता है, हर महीने बनता है या हर दिन बनता है? हमने कहा ये हर साल बनता है, हर साल बनता है। सर ये साल के शुरू होने से पहले बनता है? जी। हमने कहा भाई ऐसा ही होगा ना, घर का भी बजट पहले बनेगा ना, बजट पहले बनेगा, फिर जो पैसे होंगे वो उस बजट के हिसाब से यूटिलाइज होंगे। क्या ख्याल है? अच्छा, दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बजट बनता है वो इनकम देख के बनता है। आपने उर्दू का मुहावरा भी सुना होगा, चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। ऐसा है कि नहीं? चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का मामला थोड़ा सा उल्टा है, वो पहले पाँव फैलाती है, फिर बोलती है देखती हैं चादर कहाँ तक पहुँचती है। बात समझ आ गई? तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये तो खर्चे हैं ही हैं, ये तो खर्चे हैं ही हैं। अब इनकम किधर से आ रही है? वो चॉक आउट करते हैं। अच्छा भाई इनकम यहाँ से आएगी, ओ हो ये तो पूरी नहीं पड़ रही, इनकम टैक्स बढ़ा दो। मिसाल ले रहा हूँ, सैलरी का इनकम टैक्स बढ़ा दो, कंपनी का इनकम टैक्स बढ़ा दो, कंपनी का विथहोल्डिंग टैक्स बढ़ा दो। अच्छा भाई अभी भी चादर पूरी नहीं पड़ रही है, पाँव बाहर निकल लें चादर से, अब क्या करें? अब फिर लोन लेना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। किससे भीख मांगनी पड़ेगी? IMF से भीख मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक से भीख मांगेंगे, दोस्त ममालिक से भीख मांगेंगे, अपने ही मुल्क के अंदर जो बैंक्स हैं उनसे भीख मांगेंगे, अपने ही मुल्क के अंदर जो लोग हैं पैसे वाले उनसे भीख मांगेंगे, लोन लेंगे। आर यू गेटिंग दिस? फिर वो लोन लेके अपने खर्चों को पूरा करेंगे। तो अभी जो हम बजट की तस्वीर देख रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये सारा के सारा हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, बजट के नंबर्स, इसकी पीछे की सारी लॉजिक, इसके एलिमेंट्स, ये कोई कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होगी जब तक मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा। सही है, तो आओ ज़रा हम देखते हैं कि खर्चे यानी कि अखराजात, बाकर पानी का बोलते हैं बेटा, खर्चे यानी कि अखराजात कौन कौन से, मोटे मोटे अखराजात कौन कौन से। तो हम देखते हैं कि एक्सपेंस लाइन हमारी कितनी है? 17,573 बिलियन PKR की, यानी कि 17.5 ट्रिलियन की, 17.5 ट्रिलियन की हमारी एक्सपेंस लाइन है। उसके अंदर से देखो जरा, खर्चों में सूद का खर्चा कितना है? आधा, तकरीबन आधा खर्चा तो सिर्फ सूद में चला जाता है। यानी कि ये पैसा कोई डेवलपमेंट पर्पस के लिए नहीं लग रहा, रोड बनने के लिए नहीं लग रहा, स्कूल बनने के लिए नहीं लग रहा, आम आवाम के मफाद के लिए नहीं लग रहा, ये सिर्फ किस में लग रहा है?
सूद की पेमेंट में लग रहा है। इससे बड़ा दिल जलाने वाली बात हो सकती है कोई? इसको देख के इंसान का खून खौल जाना चाहिए कि हमारे बजट का आधा पैसा सूद में लग रहा है, आधा पैसा। लोन की रीपेमेंट में नहीं, असल लोन की रीपेमेंट में नहीं। लोन तो अपनी जगह खड़ा हुआ है, असल लोन अपनी जगह खड़ा हुआ है। किस में लग रहा है ये पैसा? सूद की पेमेंट में लग रहा है, इंटरेस्ट की पेमेंट में लग रहा है ये पैसा। ये सूद ऐसा वबाल है, ऐसा वबाल है सूद, इसीलिए सूद हराम है। एक दफ़ा जो इसकी चुंगल में जकड़ता है ना, उसके बाद फिर इससे निकलना मुश्किल है। आप देखो आज पाकिस्तान, आज हमारा मुल्क नहीं निकल पा रहा है सूद की चुंगल से। मजीद कर्जे पे कर्जे ले रहा है, सूद पे सूद बढ़ रहा है, सूद पे सूद बढ़ रहा है, सूद पे सूद बढ़ रहा है। और आधा बजट सूद रीपे करने के लिए, आधा बजट सूद रीपे करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे आओ, उसके बाद देखते हैं सबसे बड़ा आइटम कौन सा है। एक आइटम तो हमने देखा, ये सूद वाला आइटम हो गया ना। नहीं, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। एक तो हमने देखा कि सूद वाला आइटम हो गया कि आधा बजट हमारा सूद में चला गया। उसके बाद देखो हमारे बजट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? डिफेंस भाई। जो हमारी फोर्सेस हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, काफ़ी बजट का एक चंक उनको एलोकेट होता है, उनको एलोकेट होता है। बाहर तौर जो पाकिस्तान इंडिया का एपिसोड होता रहता है, पूरी दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, आज हम लोगों को खुद ही एहसास हो गया कि ये जो डिफेंस की स्पेंडिंग है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ी हमारी औकात से ज़रा ज़्यादा ही स्पेंडिंग होती है। पाकिस्तान के जो मुल्क का बजट है, पाकिस्तान के मुल्क का बजट है, जितना छोटा मुल्क है, आप देखो ना तालीम पे कितना खर्च हो रहा है। देखो, आओ देखते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कितना हो रहा है। अब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर सब आएंगे, सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तालीम भी आ जाएगी, हॉस्पिटल भी आ जाएगा, रोड भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। तो उसमें तालीम बहुत कम रह जाता है मेरे ख्याल में। जो मुझे फिक्र याद पड़ती है, 850 या 750 या 850 बिलियन जो है ना, वो इसमें एजुकेशन का है। ठीक है, इसका मतलब कि उससे 3 या 4 गुना किसका है? हमारा डिफेंस का बजट है। और आपने ये देखा अभी मिसाल के तौर पर इसराइल ने कतर के ऊपर जो हमला कर दिया, किया ना। अब कतर के पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज हैं जिसकी इंतहा नहीं है। इतना अमीर मुल्क है, लेकिन नहीं है तो क्या नहीं है उसके पास? फोर्सेस नहीं है, डिफेंस नहीं है। इसीलिए कुरान में ये हुक्म आता है कि जो जंगी साजो सामान है ना, जो जिहाद का साजो सामान है, जो जंगी साजो सामान है, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज। ये आपकी बका के लिए ज़रूरी है। कुरान में उसके लिए वर्ड आता है रिबातुल खैल, घोड़े, निशान ज़दा घोड़े, तंदुरुस्त घोड़े। ये उस वक्त का जंगी साजो सामान था, जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी जंगी साजो सामान था। आज के दौर में उसको ट्रांसलेट करो तो क्या बन जाएगा? J-35 F-35 बन जाएगा। बात समझ रहे हो? पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये पैसे हमने खर्च नहीं किए तो जो अभी गज़ा का हाल हो रहा है और इसराइल की पूरी कोशिश है गुंडागर्दी करके सबको थ्रेटन करे, परेशान करे। अल्लाह पाक आसानी आफियत का मामला करे, हालात बड़े संगीन हैं। अच्छा भाई, फिर ज़रा देखो ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैंने आपको जिक्र किया। रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? ये जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज वैलरीज सारी की सारी। ठीक है, ये जो सिविक सेंटर में लोग बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए बैठे हुए हैं, गाड़ियों के ट्रांसफ़र में बैठे हुए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, सारी सिविल गवर्नमेंट है ना, सिविल मशीनरी है ना सारी की सारी, ये उनकी सैलरीज की बात हो रही है। अच्छा, फिर ये देखो पेंशन, कितना बड़ा पोर्शन पेंशन का है। ये किन लोगों की पेंशन है? जो रिटायर हो चुके, हु आर गुड फॉर नथिंग फॉर अस, जिनकी कोई सर्विसेज हम नहीं ले रहे, जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर एज गुजार रहे हैं, मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको घर बैठे ये अमाउंट जा रही है फॉर डूइंग नथिंग। ठीक है, ये वही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिन्होंने पहले पूरी ज़िंदगी रिश्वतखोरी की,
और उसके बाद फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन खोरी की। बाहर तौर क्योंकि ये एक्सपेंस इतना बढ़ता चला जा रहा है कि अब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जज़ाकल्लाह अब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन वाली जो रियायत है ना उसके ऊपर लिमिट लग चुकी है, उसके फंड बन चुके हैं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होगा कि जब तक जिंदा है अनलिमिटेड टाइम तक पहले उसको पेंशन मिल रही है, फिर बंदा मर गया तो उसकी औलाद को पेंशन मिल रही है, मिलती चली जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्सपेंस साइड बता दी। अब आओ देखो इनकम साइड कौन सी है, इनकम साइड में क्या क्या इनकम आ रही है, ये वो एरिया है जो हम पढ़ेंगे। इनकम साइड, सर इनकम आएगी कहाँ से? हमने कहा गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कौन सा वाला रेवेन्यू है? टैक्स रेवेन्यू। देखो टैक्स रेवेन्यू कितना है, 14.131 बिलियन नहीं 14.131 ट्रिलियन, 14,131 बिलियन इन पी गया, ठीक है भाई। अच्छा, फिर आता है कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये मैं बजट आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बजट कोर्स का पार्ट नहीं है हमारी, किताब में भी कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप 4 लोगों के बीच में बैठोगे ना तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है, टैक्स पढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता बजट के अंदर चीज़ें क्या क्या आती हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का सिर्फ टैक्स से नहीं आता, टैक्स के अलावा भी चीज़ों से आता है। मिसाल के तौर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी की अगर आप ट्रांसफ़र करवाओगे तो क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को? जी पैसे देने पड़ेंगे सर गवर्नमेंट को। नहीं, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन टैक्स रेवेन्यू में काउंट नहीं हो, सही। अच्छा, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन वगैरह है ना, ये प्रोविंसेस के एम्बिट में आती है, ये फेडरल एम्बिट में नहीं आती। हाँ, इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो फेडरल एम्बिट में आएगा। फिर मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंस का ऑक्शन कर दिया, 4G का लाइसेंस ऑक्शन कर दिया किसी कंपनी को, 5G का लाइसेंस दे दिया किसी कंपनी को। चाइना की कोई कंपनी है, उसने 5G का लाइसेंस ले लिया। इलॉन मस्क ने स्टारलिंक का लाइसेंस ले लिया, तो अब वो स्टारलिंक का जो लाइसेंस इलॉन मस्क लेगा तो वो लाइसेंस के पैसे किसको मिलेंगे? गवर्नमेंट को मिलेंगे ना। तो क्या टैक्स रेवेन्यू हुआ? वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। बात समझ आ रही? गवर्नमेंट के पार्क्स हैं, गवर्नमेंट के पार्क के अंदर आप जाओगे, एंट्री टिकट लोगे तो वो किसका रेवेन्यू होगा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, टूल टैक्सेस वगैरह ये टैक्स रेवेन्यू में नहीं आते, ठीक है। ये अदर रेवेन्यूज़ में आ जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाते हैं, सही है। तो गवर्नमेंट की इसी तरह मिसाल के तौर पर कोई कहीं किसी प्रोविंस के अंदर या कहीं मिसाल के तौर पर फेडरेशन के अंदर किसी प्रोविंस के अंदर मिसाल के तौर पर कोई ऑयल डिस्कवरी हो गई, किसी कंपनी ने ऑयल की ड्रिलिंग के लिए बोला ठीक है मैं ऑयल की ड्रिलिंग करेंगे, जो ऑयल निकलेगा इतना शेयर आपको देंगे, इतना शेयर हम रखेंगे। हम मिनरल की एक्सट्रैक्शन करेंगे, इतना शेयर आपको देंगे, इतना शेयर हम रखेंगे, तो फिर वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। क्या ख्याल है? खैर, तो टैक्स रेवेन्यू भी है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। अच्छा, तो ये बन गया तकरीबन 19,200 बिलियन समथिंग, ठीक है। फिर ये जो पूरा रेवेन्यू होता है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, ये एक्टिंग गवर्नमेंट के पास नहीं रहता। फेडरेशन वो पैसा सूबों को बांटती है। किसको बांट देती है? सूबों को, क्योंकि फिर सूबाई हुकूमत सूबे चलाती है। सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी चला रही है, केपीके की गवर्नमेंट पीटीआई चला रही है, पंजाब की गवर्नमेंट पीएमएलएन चला रही है, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। फिर इसकी बातें आएंगी, एक चैप्टर है इसकी बातें हम करेंगे। तो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 18वीं तरमीम जब आई तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि हर प्रोविंसेस को उनका फंड अलॉट होगा और वो प्रोविंशियल असेंबली चलाएगी अपने प्रोविंसेस की डेवलपमेंट के लिए, उनके काम के लिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट करेगी। तो इस माल में से प्रोविंसेस का जो हिस्सा, प्रोविंशियल शेयर लेस हो जाएगा, जो प्रोविंसेस को चला जाएगा वो है 8206। इसका मतलब सर ये खर्चे प्रोविंसेस के नहीं है? नहीं, ये तो फेडरेशन के खर्चे हैं। ये हिस्सा तो प्रोविंसेस को चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये फेडरेशन के पास तो ये नहीं बचेगा। तो फेडरेशन के पास कितना बचेगा बताओ ज़रा?
11,072 बिलियन। प्रोविंसेस का ये जो बजट बनता है अलग है। प्रोविंसेस का बजट भी अलग बनता है, सही है। प्रोविंशियल टैक्स लॉज आप लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे, वो आपके कोर्स का पढ़ नहीं है। अच्छा, अब ये चेक करो, एक्सपेंस हैं 17,573 और नेट रेवेन्यू कितने हैं? शॉर्टफॉल आ गया, शॉर्टफॉल आ गया, बजट डेफिसिट आ गया, बजट डेफिसिट आ गया। अब उस डेफिसिट को पूरा कैसे करेंगे? डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे देखो जरा। नॉन बैंक बोरोइंग, बैंक के अलावा भी बोरोइंग होती है, नॉन बैंक बोरोइंग है। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर दिए, आम आवाम बॉन्ड ले रही है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है, पीआईबीज इशू करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां पीआईबीज में टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, ये बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड क्या होता है? ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बात करेंगे बड़ी सिंपल, हम बहुत टेक्निकल बात नहीं करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आसान बात करूँ, बड़े बड़े वर्ड्स फेंकना, आपको परेशान करना, ये हम ऐसे नहीं करेंगे। बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो बंदा बॉन्ड इशू करता है और पैसे लेता है, वो बॉन्ड इशू करके अपनी लाइबिलिटी खड़ी करता है, और जो बंदा बॉन्ड परचेज करता है वो पैसे देता है। ये बॉन्ड परचेज करने वाले का एसेट होता है। कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ने बोला हम पीआईबी इशू कर रहे हैं, हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, आपको उस पर सूद भी देंगे, आप लोगे? कंपनी ने बोला पैसे फजूल में पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट को दे देते हैं, गवर्नमेंट से बॉन्ड ले लेते हैं, गवर्नमेंट हमें सूद भी देगी, और फिर 1 साल बाद 2 साल बाद गवर्नमेंट हमें पैसे वापस कर देगी। लोन हो, सिंपल, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, लोन, ठीक है। नॉन बैंक बोरोइंग इज द लोन। फिर आती है बैंक बोरोइंग भी आती है, गवर्नमेंट जो है ना बैंक से भी लोन लेती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ से भी, यहाँ की गवर्नमेंट से भी लोन लेती है, या सॉरी यहाँ के बैंक से भी लोन लेती है, हर बैंक से लोन लिया हुआ होता है गवर्नमेंट ने। नेट एक्सटर्नल रिसीट्स, एक्सटर्नल लोन्स मज़ीद मिलते हैं, ठीक है। मज़ीद इतने लोन ले लिए IMF के प्रोग्राम के तहत। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है, अब ये तो जाहिर सी बात है कि इस साल जो लोन लिए हैं ये सिर्फ उसकी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, जो लोन ओपनिंग में खड़े हुए उनकी भी पेमेंट होगी, सही। फिर कुछ इदारे प्राइवेटाइज होने की प्लानिंग में होंगे, जैसे PIA वगैरह, उनकी प्राइवेटाइजेशन से भी कुछ पैसे आएंगे, सही। तो इस तरह से ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी गवर्नमेंट के लिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। आज हमारे मुल्क में आप लोग तो माशाल्लाह इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ के आए हैं ताज़ी, तो आप लोग तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमारे मुल्क के आज 2 सबसे बड़े मसाइल कौन से हैं? 2 सबसे बड़े जो थ्रेट्स हैं, जो 2 सबसे बड़े मसाइल हैं, एक है बजट डेफिसिट और एक है करंट अकाउंट डेफिसिट। एक है बजट डेफिसिट और दूसरा क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या होते हैं ये? बजट डेफिसिट तो मैंने आपको बता दिया, चादर से ज़्यादा पाँव फैला दी, जो शॉर्टफॉल आया वही था बजट डेफिसिट, समझ आ गया। करंट अकाउंट डेफिसिट किसको बोलते हैं? करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अपनी हर चीज़ तो नहीं बनाता पाकिस्तान ना, हर चीज़ की प्रोडक्शन तो यहाँ पर नहीं होती, बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो हमें बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, हम ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम चीज़ों की कर रहे होते हैं। चाइना से सस्ती मिल रही है, ये भी इंपोर्ट कर लो, US से सस्ती मिल रही है, इंपोर्ट कर लो, मलेशिया से ये सस्ती मिल रही है, इंपोर्ट कर लो। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगती ही नहीं हैं, लोग पैसा लगाते ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर। खैर, तो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, जिसमें चॉकलेट स्प्रेड भी हम इंपोर्ट करते होते हैं, तो जिसके अंदर डॉग और कैट फूड भी हम इंपोर्ट करते होते हैं, हर चीज़ इंपोर्ट करते होते हैं। तो इंपोर्ट करने से होता क्या है? इंपोर्ट की पेमेंट होती है डॉलर में। इंपोर्ट की पेमेंट किस में होती है? डॉलर में, सही है। वो पाकिस्तानी रुपया एक्सेप्ट ही नहीं करते माजरत के साथ, वो बोलते हैं हमें पाकिस्तानी रुपया चाहिए नहीं, अपने पास रखो, डॉलर, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होगी।
अच्छा, अब जब डॉलर में, तो क्या हम लोग डॉलर पैदा करते हैं? क्या हमारे मुल्क में डॉलर पैदा होता है? हमने कहा नहीं, डॉलर तो पैदा नहीं होता। अब सर डॉलर की पेमेंट कहाँ से करें? हमने कहा भाई डॉलर फिर पैदा करो। डॉलर पे कैसे पैदा होता है सर? डॉलर एक्सपोर्ट से पैदा होता है, तो आप एक्सपोर्ट करो। अच्छा भाई, क्या एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें हमारी? जैसे मिसाल ले लो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इज द वेरी बिग एक्सपोर्ट। राइस भी एक्सपोर्ट होगा, तो फिर कभी कॉटन एक्सपोर्ट होगी, तो कभी, मिसाल ले रहा हूँ मैं ऐसी। आईटी की सर्विसेज अगर हम देंगे और दूसरे कंट्रीज़ को हम आईटी की सर्विसेज दे रहे हैं, अभी आईटी में बूम आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आईटी की सर्विस, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ रही है हमारी। आईटी की सर्विसेज हम देंगे तो आईटी की एक्सपोर्ट्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो बाहर से मुल्क से डॉलर आ जाएगा, माल आना शुरू हो जाएगा, डॉलर आना शुरू हो जाएगा। अब मैं मिसाल ले रहा हूँ, ऐसे ऐसे रफ फिगर फेंक रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है ऐसे फिगर। आप लोग समझो सर को सारी फिगर याद है, कुछ याद नहीं है ऐसी। मिसाल ले रहा हूँ मैं कि अगर हमारी इंपोर्ट है मिसाल के तौर पर $500 मिलियन की, मिसाल ले रहा हूँ, और हमारी अगर एक्सपोर्ट है $300 मिलियन की, $300 मिलियन की, तो शॉर्टेज आ गया, शॉर्टेज आ गया। अभी डॉलर कहाँ से देंगे निकाल के? डॉलर किधर से देंगे? पीकेआर तो वो लेने को तैयार नहीं है, पीकेआर लेने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? हमने कहा अब सर डॉलर हमें मार्केट से, लोगों से लेना पड़ जाएगा, बैंकों से लेना पड़ जाएगा, बैंकों के पास पड़ा हुआ है, लोगों के पास पड़ा हुआ है। अब हमें मार्केट से डॉलर लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, लोग इंपोर्ट पे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। लोग इंपोर्ट पे इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इतनी हो नहीं रही। इंपोर्ट की पेमेंट करनी है डॉलर में, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डिमांड सप्लाई का गेम है इकोनॉमी के अंदर पूरी। जब आपका डॉलर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, डॉलर महंगा हो जाएगा। भाई तंदूर के ऊपर रोटियों की डिमांड बढ़ जाए ईद पे, तो तंदूर वाला पैसे बढ़ा देता है। ईद पे देखो, तो ईद की वजह से भी बढ़ा देता है और डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से बढ़ा देता है। मार्केट के अंदर आटे की शॉर्टेज हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, चीनी की शॉर्टेज हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, ऐसा बढ़ जाता है। डिमांड सप्लाई का रूल चलता है, इसी तरह डॉलर में भी चलता है। अब क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम है, डॉलर महंगा हो गया। जैसे ही डॉलर महंगा हो गया, जैसे ही डॉलर महंगा हो गया, अब हमारी इकोनॉमी पूरी किस में चलती है? पीकेआर में चलती है। लोन बाहर से जो लिए हैं हमने, डॉलर में लिए हैं। तो जैसे ही डॉलर महंगा हुआ, हमारे वो सारे लोन्स जो हमने लिए हुए थे, वो सारे भी क्या हो गए? महंगे हो गए। जो सूद हमने डॉलर में देना था, वो भी क्या हो गया? पीकेआर की फॉर्म में महंगा हो गया। एक महंगाई की लहर आ जाती है, इससे खतरनाक किस्म की महंगाई की लहर आ जाती है। तो सर क्या करें? इंपोर्ट करना छोड़ दें? इंपोर्ट करना छोड़ते हैं तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, टैक्सेस नहीं मिलते। बात समझ आ रही है? यानी कि इकोनॉमी के बूम के लिए ये ट्रेड एक्टिविटी, लेन देन, सेल परचेज, ये होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही ये एक हद तक बढ़ने लगती है, तो दूसरी तरफ यूं समझ लो, एक चूल्हे के ऊपर डॉलर पड़ा हुआ है, वो उस चूल्हे की आंच भी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे ये इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, जिस यूं समझ लो कि जिस पतीले के अंदर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, अब वो पतीला गर्म होना शुरू हो गया। क्यों गर्म होना शुरू हो गया? क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज हो गई, हमारी इकोनॉमी हीट अप होना शुरू हो जाती है और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जितनी ज़्यादा हीट अप होगी, उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। तो फिर उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको ट्रेड एक्टिविटीज़ को कर्टेल करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? ट्रेड एक्टिविटीज़ को कर्टेल करना पड़ेगा। फिर ट्रेड एक्टिविटीज़ को कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है पता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये होगा, लोग अपना पैसा बैंकों में रख देंगे, लोग अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर रख देंगे, फिर वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। वो बोलेंगे चलो ट्रेड करके हमें 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, गवर्नमेंट हमें 22% दे रही है। गवर्नमेंट को ट्रेड एक्टिविटी रुक गई, ट्रेड एक्टिविटी रुक गई, इसका मतलब इम्पोर्ट क्या हो गई? कम होना शुरू हो जाएंगी, फिर महंगाई कंट्रोल में आएगी। यानी कि सर ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है जी, लिंक्ड है। तो सर ऐसा कैसे हो कि महंगाई भी ना हो?
ट्रेड एक्टिविटी भी ज़्यादा हो, डॉलर भी ना बढ़े। हमने कहा अल्लाह से दुआ करें और लोकल इंडस्ट्री लगाएं। क्या लगाएं? लोकल इंडस्ट्री। लेकिन लोकल इंडस्ट्री कैसे लगाएं सर? गवर्नमेंट तो टैक्स पर टैक्स मार रही है, हाईएस्ट स्लैब रेट 45% का मार रही है, लेबर अवेलेबल नहीं, बिजली अवेलेबल नहीं, गैस अवेलेबल नहीं, और बिजली अवेलेबल है तो बिजली इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिजली बहुत महंगी अवेलेबल है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं मिसाल के तौर पर, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करें भी तो बिजली एक्सपेंसिव होने की वजह से, गैस एक्सपेंसिव होने की वजह से वो प्रोडक्ट महंगा होता है। चाइना वाले हम सस्ता में दे देते हैं। बात समझ आ रही है? चाइना सस्ते में देते तो हम बोलते हैं आन दो, आएगा तो डॉलर जाएगा, फिर वही मसला शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इंपोर्ट कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी भी तो बढ़ा दी है। वो तो बहुत चीज़ें बढ़ाएंगे इंपोर्ट कम करने के लिए। बात समझ आ रही है? इंपोर्ट एक और वजह से भी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर आपका मज़ीद महंगा होता चला जाएगा, इंपोर्ट्स महंगी भी हो जाएंगी, फिर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा देंगे, फिर आप सेल्स टैक्स में पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर सेल्स टैक्स भी 25 कर दिए, ठीक है? तो वो तो फिर सारे मेजर्स, ट्रेड टैरिफ के सारे मेजर्स लगाएगी गवर्नमेंट पे। बात समझ आ रही है? पढ़ा होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर, ये सारी बातें आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। ये वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी, ये परसेंटेज की फॉर्म में है कि आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट तकरीबन 47% या 50%, डिफेंस का खर्चा तकरीबन 15%, पेंशन 6% है, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर 10% है, और जो पैसा आ रहा है, माल मिल रहा है, नेट रेवेन्यू रिसीट 63% है, ठीक है भाई। फिर जाहिर सी बात है क्या करनी पड़ती है हमको, बोरोइंग करनी पड़ती है, तो फिर हमारे अखराजात पूरे होते हैं। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास ये वाली फिगर थी, ये कितनी थी? टैक्स रेवेन्यू, गौर करना है इधर। टैक्स रेवेन्यू कितना था हमारे पास, बताओ? ठीक है, 14,131। इस 14,131 का ब्रेकअप क्या है? और ब्रेकअप देखते हैं इसका। ये है इसका ब्रेकअप। आप लोगों को नजर आ रहा है ना बेटा? ये रहा इसका ब्रेकअप। इसके ब्रेकअप के अंदर देखो 14,131 का ब्रेकअप देखो। डायरेक्ट टैक्स से कितना आ रहा है? 6902। इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना आ रहा है? अभी आपको कुछ भी नहीं पता डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं पता, वो सब मैं बताऊंगा। डायरेक्ट टैक्सेस में आप देख सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो मेजर चंक है वो सारा किससे आ रहा है? इनकम टैक्स से, जो कि आपने पढ़ना है, आपके कोर्स को पढ़ना है, ठीक है? ग्रीन नजर नहीं आता ना आप लोगों को? येलो हाईलाइटिंग नजर आती है? ठीक है, चलेगा। अच्छा, और आपने क्या पढ़ना है? आपने फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या पढ़ना है? अब कनेक्ट हुआ आपका कोर्स? कनेक्ट हुआ? जरा समझ आया आपको? गुड। कस्टम ड्यूटी अभी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, कस्टम ड्यूटी आप नहीं पढ़ोगे। FED इसी फाइनल में आएगा, इसी फाइनल में आएगा। प्रोविंशियल टैक्सेस उसी फाइनल में पढ़ेंगे हम, प्रोविंसेस के टैक्सेस अभी नहीं पढ़ेंगे हम। तो हम किन दो टैक्सेस को पढ़ रहे होंगे? हम एक पढ़ रहे होंगे इनकम टैक्स को पढ़ रहे होंगे हम, और एक किसको पढ़ रहे होंगे बोलो? सेल टैक्स को। क्या ये बात आपको समझ आती है बेटा? अच्छा भाई, ये ब्रेक डाउन भी आपने समझ लिया। अब आओ, अब हमारी डिस्कशन क्या चलेगी? अब हमारी डिस्कशन ये चलेगी सर कि ये डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। ये डायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं? बेटा आपको नजर आ रहा है? आपको भी आ रहा है?
बाइक साइड छू रहा है। इसको बता दूं क्या है ये? नहीं थोड़ा सा वो ये छू रहा है इसकी वजह से। नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह से, हाँ तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ वहाँ चले जाओ मेरा बच्चा, पीछे चले जाओ, या उस तरफ कहीं बैठना हो, कहीं भी बैठना हो जहाँ आपको आसानी रहती है वहाँ बैठ जाओ। अच्छा भाई, तो अब ये तो आपको समझ आ गया कि बजट कॉम्पोजिशन क्या है और फिगर्स किस तरह से कंपोज हो रही हैं, बन रही हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आपने देख लिया इनकम टैक्स का मेन पोर्शन है, मेजर पोर्शन है जो आपके कोर्स का पार्ट है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स इज द मेन पोर्शन जो कि आपके कोर्स का पार्ट है। यानी कि अगर मैं देखूं तो इनकम टैक्स बेसिकली ये 42% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है, और जो सेल्स टैक्स है वो अराउंड 38% ऑफ द इंटायर फेडरेशन टैक्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो अब आपको आज बहुत सारी फिगर्स का पता लग गया, बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई कि आप दो चार अहले इल्म लोगों के दरमियान अगर बैठोगे तो आप मोटी मोटी बातें कर सकोगे जो दूसरे को समझ ना आए। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। फिर हम इनकम टैक्स की डिस्कशन को शुरू करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लिखा मैंने, क्या है डायरेक्ट टैक्स? A tax in which burden of tax and payment of tax is on same person, is on same person। और वो सेम पर्सन कौन है बेचारा? मजलूम टैक्स पेयर। मिसाल ले लें सर, एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल, टैक्स ऑन सैलरी इनकम, टैक्स ऑन सैलरी इनकम। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है और मिस्टर ए कहीं जॉब करता है, कहीं नौकरी करता है, उसको सैलरी मिलती है। अब मिस्टर ए को अगर सैलरी मिलती है तो क्या सैलरी इनकम है? जी सैलरी इनकम है, और इनकम है तो उस पर टैक्स भी लगेगा। सर वो टैक्स का बोझ कौन बियर करेगा? मिस्टर ए बियर करेगा। तो अगर सैलरी है मिसाल के तौर पर उसकी पूरे साल की सैलरी है 24 लाख रुपए और उसका टैक्स बनता है मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख किसकी जेब से जाएगा? मिस्टर ए की जेब से जाएगा। तो बर्डन ऑफ टैक्स किस पर आ गया? मिस्टर ए पर। पेमेंट ऑफ टैक्स, असल जिम्मेदारी पेमेंट की किसकी है? असल जिम्मेदारी मिस्टर ए की। उसने कमाया है वही टैक्स देगा, जिम्मेदारी उसकी। हाँ, आगे हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि लॉ ने फिर जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी बांट भी दी। जैसे कि मिसाल के तौर पर लॉ आगे जाके हम देखेंगे, लॉ ये भी बोलेगा कि भाई ये जो मिस्टर ए जिसके पास काम कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जब इसको सैलरी दे तो वो ही टैक्स काट ले। ठीक है, जिम्मेदारी तो लगा दी, लेकिन अगर वो टैक्स ना काटे तो आखिर में अल्टीमेट जिम्मेदारी है किसकी? मिस्टर। बात समझ आ रही? एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर बी। मिस्टर बी एक बिजनेस चला रहा है, एक छोटी सी स्टेशनरी की शॉप चला रहा है। क्या वो इनकम अर्न कर रहा होगा? जी कर रहा होगा। साल जब खत्म हो जाएगा तो वो अपनी इनकम कैलकुलेट करेगा। मिसाल के तौर पर उसने पूरे साल में अपनी इनकम अर्न कर ली 32 लाख रुपए। उस 32 लाख पर टैक्स बनता है मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए का। तो अब वो टैक्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? मिस्टर बी की। उसकी अपनी इनकम में से टैक्स निकलेगा। ठीक है, तो बर्डन किस पर आया? मिस्टर बी पर आया। और गवर्नमेंट को जाके पे करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? मिस्टर बी की। अल्टीमेट जिम्मेदारी उसी की है। बात समझ आ गई? तो ये है डायरेक्ट टैक्स। ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अब आ जाओ इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स इन विच बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स are on different person, are on different persons. Example, सेल्स टैक्स। अच्छा, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल थी वो क्या थी? इनकम टैक्स ऑन सैलरी। ठीक है, इनकम टैक्स ऑन सैलरी। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है भाई? सेल्स टैक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स की मिसाल कैसे सर? सेल्स टैक्स कैसे इनडायरेक्ट टैक्स है? हमें नहीं समझ आ रहा।
मैंने कहा ये समझ आने के लिए तो आपको पूरा सेल टैक्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बस मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल तो हम अभी बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हमने इनकम टैक्स से अपना आगाज़ करना है। सेल्स टैक्स की मिसाल दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल से समझा देता हूँ आपको मैं। अब मिसाल के तौर पर आप शॉप पे गए और आपने एक जूस ख़रीद लिया, जूस आपने ख़रीदा और वो जूस था 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का जूस था। और मैं मिसाल ले लेता हूँ अभी आसानी के लिए कि 90 रुपये उस जूस की प्राइस थी और 10 रुपये का उसमें लगा हुआ था सेल्स टैक्स। आपने जूस के 90 रुपये दिए कि 100 रुपये दिए? 100 रुपये। आपकी जेब से कितने निकले? 100 रुपये। इसका मतलब कि वो जो 10 रुपये का सेल्स टैक्स है उसका बर्डन किस पर आया? आप पर आया, यानी कि कंज्यूमर पर आया। इसका मतलब हुआ कि इसमें बर्डन किस पर होता है? बर्डन इज ऑन एंड कंज्यूमर। बर्डन हमेशा किस पर होगा? एंड कंज्यूमर पर। बर्डन हमेशा किस पर होगा? एंड कंज्यूमर पर होगा। अच्छा, लेकिन क्या आपने दुकान वाले के पास जाके ये बोला कि भाई 90 रुपये तो मैं तुझको दूंगा क्योंकि ये तो हैं प्रोडक्ट के पैसे, बाकी के 10 रुपये मैं अभी रिक्शा करा के FBR जाऊंगा और 10 रुपये उनको जाके दूंगा? क्या आपने ऐसा बोला? नहीं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप पूरे 100 रुपये दुकान वाले को दे दोगे और वो 10 रुपये भी किसको चले गए? दुकान वाले को चले गए। गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। बर्डन किस पर है? आप पर। बर्डन तो आप पर है, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचाने की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो ये हम सेल्स टैक्स में बड़ा डिटेल में देखेंगे। पूरी सप्लाई चेन होती है, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, किस तरह से सेल्स टैक्स पूरी लाइन और पूरी चेन से बल खाता हुआ, लहराता हुआ उसका बर्डन कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये पूरा सेल्स टैक्स हमने पढ़ना है और ये बिल्कुल लास्ट मंथ के अंदर हम अपना कवर करते होते हैं। जो आखिरी महीना होगा उसके अंदर ही सेल्स टैक्स हमारा स्टार्ट होगा, उससे पहले इनकम टैक्स नहीं चलेगा। सेल्स टैक्स की अच्छी बात यह है कि सेल्स टैक्स है बहुत छोटा, है बहुत इंटरेस्टिंग, है आसान और मार्क्स देता है आपको तकरीबन 30। ये सेल्स टैक्स की ख़ास बात है, ये एंड में ही आएगा। सही होगी बात? अच्छा भाई, तो क्या ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंपैरिजन और फ़र्क समझ में आ गया आपको? एक और बात मैं इसकी बात बता दूं, खुसूसियत बता दूं मैं इसकी। ये जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं एक बात लिख रहा हूं, it gives rise to inflation। क्या लिखा मैंने? ये दो बातें लिखी हैं मैंने। सेल्स टैक्स वाली वाले डब्बे में क्या बात लिखी है, जरा और करना। मैंने सेल्स टैक्स वाले डब्बे में लिखा है इट गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। इट गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। सेल्स टैक्स वाले डब्बे में मैंने लिखा है इट गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन। सर ये इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाता है? सेल्स टैक्स इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाता है? ये क्या बात हो गई, सेल्स टैक्स इन्फ्लेशन को बढ़ाता है? सेल्स टैक्स एक आसान हरबा है आपकी जेबों से टैक्स निकालने का। कैसा हरबा है? आसान हरबा। ये सेल्स टैक्स के थ्रू टैक्स निकालने में हुकूमत की ज़्यादा एफर्ट खर्च नहीं होती, बड़ी आसानी से आपकी जेब से पैसा निकाल लेंगे। आप लाख बोलते रहो मैं तो नहीं दूंगा टैक्स, मैं तो नहीं दूंगा टैक्स, मैं तो नहीं दूंगा टैक्स। गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा नहीं देगा टैक्स, बिजली के बिल के ऊपर सेल टैक्स बढ़ाओ। अब बिजली का बिल तो दोगे, बिजली का बिल नहीं दोगे तो बिजली कट जाएगी। अब बिजली के बिल के अंदर मिसाल ले रहा हूँ, बिजली के बिल के अंदर पहले सेल्स टैक्स था 18%, गवर्नमेंट ने बोला हम कर देंगे 25%। मिसाल ले रहा हूँ।
तो क्या नहीं दोगे? बिजली का बिल तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो बिजली तो कट जाएगी। गवर्नमेंट ने बोला भाई पेट्रोल के ऊपर हमने सेल टैक्स लगा दिया, पेट्रोल पे सेल टैक्स बढ़ा दिया, तो पेट्रोल तो हर बंदा डलवाएगा अपनी बाइक में, अपनी गाड़ी में। एक बंदा जो बस में ट्रैवल कर रहा है, बस वाले को भी जो किराया देगा, बस वाला पे पेट्रोल डलाएगा। क्या ख्याल है? तो सर सेल्स टैक्स से कैसे बचा जा सकता है? हमने कहा सेल्स टैक्स से नहीं बचा जा सकता, सेल्स टैक्स से नहीं बचा जा सकता, क्योंकि सेल्स टैक्स लगता किस पर है? गौर करना, सेल्स टैक्स लगता किस पर है? ये लगता है it is imposed on consumption of goods and services, on consumption of goods and services। इसका मतलब कि सर अगर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होंगी तो सेल टैक्स लगेगा। एक प्रिंस बिस्किट खाओगे तो एक का सेल टैक्स लगेगा। सर मेरा दोस्त है वो बहुत पेटू है, उसका एक बिस्किट से काम नहीं चलता, वो जूस भी 2 पीता है, बिस्किट भी 2 खाता है, हमने कहा वो सेल टैक्स ज़्यादा देगा भाई। इसका मतलब जो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा गुड्स और सर्विसेज को, वो उतना ज़्यादा सेल्स टैक्स देगा। क्या ख्याल है? ये लगता है कंजम्पशन पे। और क्या कंजम्पशन रोक सकता है कोई? कंजम्पशन नहीं रोक सकता, कंजम्पशन नहीं रोक सकता। क्या कर लोगे? अब आपको सेल्स टैक्स से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंज्यूम कम करना पड़ेगा। कंज्यूम तो आप करोगे, और सेल्स टैक्स का बर्डन किस पर होता है? एंड कंज्यूमर। थोड़ी देर के लिए मैं सोचता हूँ मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए कमाते हैं साल के 20 लाख रुपए और मिस्टर बी कमाते हैं साल के 10 लाख रुपए, और दोनों को अल्लाह ने सेम साइज का पेट दिया है, यानी कि सेम तरह की भूख लगती है दोनों को। मिस्टर ए ने भी पूरे साल में 100 प्रिंस बिस्किट खाए और मिस्टर बी ने भी पूरे साल में 100 प्रिंस बिस्किट खाए। भाई इनकम कम है लेकिन भूख तो उतनी लगेगी ना भाई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और ब्रेक के अंदर एक प्रिंस बिस्किट खाते हैं। तो पूरे साल में मिस्टर ए ने भी 100 प्रिंस बिस्किट खाए और मिस्टर बी ने भी 100 प्रिंस बिस्किट खाए, और उन एक प्रिंस बिस्किट के ऊपर 10 रुपए का सेल्स टैक्स है। मिसाल के तौर पर एक प्रिंस बिस्किट 100 रुपए का है और 10 रुपए का सेल्स टैक्स है। तो मिस्टर ए ने भी पूरे साल में प्रिंस बिस्किट पे कितना सेल्स टैक्स दिया? 1000। और मिस्टर बी ने भी पूरे साल में प्रिंस बिस्किट पे कितना सेल्स टैक्स दिया? 1000। जबकि मिस्टर ए की इनकम थी 20 लाख और मिस्टर बी की इनकम थी 10 लाख। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये तो ऐसा हो गया जिसकी इनकम कम है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, जिसकी इनकम ज़्यादा है वो भी, अगर कंजम्पशन सेम है तो। इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए देखते हो ना कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है तो कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट ये बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप बोलो कंजम्पशन अगर कांस्टेंट है तो आप ये देख रहे हो ना कि गरीब के साथ नाइंसाफी हो गई नहीं हो गई। जबकि हमारा दिल क्या कहता है, अगर गरीब है तो इसको टैक्स कम देना चाहिए, अमीर है इसको टैक्स ज़्यादा देना चाहिए। ये चीज़ कहाँ होती है? ये इनकम टैक्स में होती है। ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा इनकम है, ज़्यादा टैक्स लगेगा। कम सैलरी है, कम इनकम है, 6 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं। 12 लाख तक की अगर सैलरी है तो 1000 रुपये टैक्स है। लेकिन अगर 12 लाख से सैलरी ऊपर जाती है तो फिर वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है टैक्स। यानी कि इनकम टैक्स में तो ये खुसूसियत है कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। इनकम ज़्यादा तो टैक्स ज़्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन सेल्स टैक्स में ये खुसूसियत नहीं है। सेल्स टैक्स में ये खुसूसियत नहीं है। और सर सेल्स टैक्स गरीब को मार देता है क्योंकि ये कंजम्पशन पर लगता है, और अज्यूमिंग गरीब और अमीर का पेट का साइज सेम है, बल्कि आपस की बात है कि जो गरीब होगा उसको भूख ज़्यादा लगेगी, जो बेचारा मजदूर होगा जो हार्डवर्क ज़्यादा करता होगा उसको भूख आपसे ज़्यादा लग रही होगी। हम लोग तो बैठे होते हैं पूरा दिन एसीओ में बैठे हुए होते हैं, क्या काम कर रहे होते हैं? कोई ख़ास काम नहीं कर रहे होते। जो बेचारा गरीब होता है वो ज़्यादा दौड़ धूप सब चीज़ें हैं। आप देखें रेडी लगाने वाला आपको गरीब ही मिलेगा, मजदूरी करने वाला लेबर तबका गरीब मिलेगा ना आपको, उनको भूख आपसे 3 गुना ज़्यादा लगती है। तो सेल्स टैक्स किस पर लग जाता है? कंजम्पशन पर लग जाता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाती है।
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जिस तरह का हमारा मुल्क है, गरीब मुल्क, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं अंडर डेवलप्ड, अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज़, गरीब कंट्रीज़। गरीब ममालिक जो होते हैं उनमें टैक्स की कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू ज़्यादा होती है। बात समझ आ रही है? वजह क्या है उसकी? वजह ये है कि गरीब कंट्रीज़ में लोग इनकम टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं हम क्यों दें इनकम टैक्स, क्यों दें, हमारा मुल्क तो गरीब है, हमें क्या दे रहा है, ना रोड दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना बिजली दे रहा है, ना गैस दे रहा है, मैं तो नहीं दे रहा इनकम टैक्स, मैं तो अपनी इनकम छुपाऊंगा, मैं तो अपनी पूरी इनकम बताऊंगा ही नहीं। बताऊंगा तो टैक्स लगेगा ना, मैं बताऊंगा ही नहीं। स्टेशनरी वाला बोलता है मैं बताऊंगा कि मैंने पूरे साल में 50 लाख रुपए कमाए तो मैं इनकम पे टैक्स लगाएंगे ना मेरे 50 लाख पर। वो स्टेशनरी वाला बोलता है मैं बताऊंगा ही नहीं। अरे भाई तू कैसे नहीं बताएगा, पता लग जाएगा ना। बोलता है कैसे पता लगेगा, मैंने पेंसिल का पैकेट बेचा, कैश में पैसे लिए, बताऊंगा ही नहीं मैंने बेचा। तो क्या ख्याल है, अगर कोई बंदा रिटेल शॉप चला रहा है और वो कैश में सेल्स कर रहा है तो क्या उसके लिए सेल्स छुपाना कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम। आपको क्या लगता है जितने तारिक रोड के ऊपर रिटेलर बैठे हुए हैं ये क्या अपने असली इनकम बताते हैं? जो सदर के अंदर एक एक खोखा लेके, छोटा सा खोखा सदर के अंदर चले जाओ, मोबाइल मार्केट के अंदर इतना सा कोई खोखा होगा मोबाइल मार्केट के अंदर, उसका रेंट होगा 3 लाख रुपए सदर के अंदर, और दिन में उनकी कैश की सेल होती है इंतहा दर्जे की, माशाल्लाह, अल्लाह और बरकत दे। सदर की मार्केट कैसी मार्केट है? कोई भी आप आइटम उठा लो, कोई भी चीज़ उठा लो, लेदर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लैपटॉप मार्केट, मोबाइल मार्केट, सब सदर में। इतना कोई छोटा सा कोई खोखा केबिन होगा, उसके अंदर कोई बंदा कोई मोबाइल कवर लेके बैठा हुआ होगा ना, उसकी भी दिन की सेल होगी लाखों रुपए की। आपको क्या लगता है ये लोग अपनी पूरी एक्चुअल सेल बताते हैं? ये टैक्स देते हैं? छुपा लेते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लोग अपनी इनकम छुपा लेते हैं और इनकम पे टैक्स नहीं देते। अब गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट बोलती है टैक्स नहीं मिलेगा तो हम चलेंगे कैसे? चलो इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, चलो भाई इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, चलो भाई इस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स, इस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स, इस पे भी इनडायरेक्ट टैक्स। 16 है तो 17 कर दो, 17 है तो 18 कर दो, 18 है तो इम्पोर्टेड पे 25 कर दो। ईजी टूल है ना गवर्नमेंट के लिए, क्या ख्याल है? ईजी टूल है। इनकम टैक्स में तो बंदे के पीछे भागना पड़ेगा, मिस्टर ए के पीछे भागना पड़ेगा, भाई तू अपनी इनकम बता ताकि हम तुझ पर टैक्स लगाएं। सेल टैक्स में तो किसी के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सेल्स टैक्स का रेशियो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। इनकम टैक्स लॉ में देखोगे तो बहुत इनकम टैक्स है। लॉ में तुम देखोगे, मैं भी तुम्हें रेट दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे सर इतना रेट है इनकम टैक्स का, 45% पे जा रहा है। हाँ जा रहा है, वो 45% पर देने वाले कितने हैं? वो बहुत कम है। टैक्स देने वाले कम है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि इनकम अर्न करने वाले कम है, इनकम अर्न करने वाले बहुत ज़्यादा है। वो बताते ही नहीं हमने इनकम अर्न की, वो छुपा लेते हैं। करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए कमा के अगर टैक्स बनता है, मिसाल के तौर पर किसी ने अगर 10 करोड़ रुपए की इनकम कमाई पूरे साल के अंदर, ऐसे बहुत लोग हैं जो 10 करोड़ की इनकम कमा रहे हैं साल के अंदर, उन पे टैक्स कितना लगेगा? कायदे के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 3 करोड़ रुपए तो टैक्स लग जाएगा, उन पे 3-3.5 करोड़ रुपए तो टैक्स लग जाएगा। तो आपको लगता है कि 10 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा 3-3.5 करोड़ रुपए टैक्स देने के लिए उसका दिल चलेगा? वो बोलेगा भाई जान ले लो पर टैक्स ना लो। बोलना आसान होता है, यहाँ पर लोगों से 2.5% की ज़कात नहीं निकल रही होती। आप देखो ज़कात देने में लोगों को मौत आ जाती है, विच इज़ अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। पैसे वाले लोग आपको गिने चुने ऐसे पैसे वाले लोग मिलेंगे जो पूरी ढंग से ठीक ज़कात देते हैं, और ये 10 करोड़ कमाने वाला 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स देगा। आपको इतना अच्छा लगता है, इतना शरीफ लगता है कोई? लिटरली बता रहा हूँ मैं, चूँकि टैक्स की प्रैक्टिस में हूँ, फील्ड में हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, रिटर्न्स फाइल होते हैं हमारे सामने, सब चीज़ें। मिसाल ले रहा हूँ मैं, अगर किसी का वाकई में टैक्स बनना चाहिए ना 1 करोड़ रुपए, वो टैक्स देता है 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, ये रेशो है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं आने वाला था इसके ऊपर, मेरे जहन से निकल गया था। मैंने सोचा था ये डिस्कस करूँगा, बस जहन से निकल गया था मेरे, अब तुमने याद दिला दिया। इसके ऊपर भी एक डिबेट है कि ये जो टैक्स है सर क्या ये जायज़ है?
ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, क्योंकि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में टैक्स तो नहीं था, टैक्स तो नहीं था। मुसलमानों के लिए ज़कात थी, टैक्स लगता था, लेकिन नॉन मुस्लिम्स पर लगता था, और वो इसलिए लगता था क्योंकि इस्लामिक स्टेट नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्शन दे रही है, उसको शेल्टर दे रही है, उसको प्रोटेक्शन दे रही है, और उसकी मद में उससे वो टैक्स की अब पेमेंट वसूल करती है। और अगर कोई मुस्लिम है तो उसके ऊपर ज़कात का कानून लागू है, वो ज़कात देगा और ज़कात से गैरी की मदद होगी। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। फिर सर ये जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, दुबई हो गया, ओमान हो गया, इधर तो टैक्सेस नहीं है। यहाँ पर तो किसी की इनकम पे टैक्स नहीं है, इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है। तो पाकिस्तान क्यों लगा रहा है? ये तो गलत हो गया था। इसको समझने का एक जाविया है। वो जाविया क्या है? पहला जाविया, जो ज़कात है ना, ज़कात आज से अगर आप इस्लामिक दौर को कंपेयर करोगे तो, और सबसे जो इस्लाम का जो सबसे गोल्डन प्रीमियम जो दौर है वो कौन सा वाला दौर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का जो दौर है वो सबसे प्रीमियम और गोल्डन दौर है इस्लाम का, सबसे सुनहरा दौर, जो आइडियल, जो कहते हैं हम कि आइडियल इस्लामिक स्टेट। तो अगर आप उस तरफ चले जाओगे तो आप ये देखोगे कि वहाँ पर टैक्स का निज़ाम तो नहीं था, लेकिन ज़कात का निज़ाम था, और ज़कात में फिर कोई डंडी नहीं मार सकता था। पहली बात, ज़कात किसी को माफ़ नहीं थी, कोई ज़कात में ना डंडी मार सकता था और ना मारता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, तो मुनकिरीन ज़कात पैदा हो गए। लोगों ने ज़कात का इनकार करना शुरू कर दिया, ये तो हमारा माल है, हमने कमाया है, हम क्यों ज़कात दें। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया कि अगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बकरी का एक बच्चा भी देते थे, अल्लाह पाक कभी बेशी माफ़ फरमाए, हाँ, तो ऊन की रस्सी भी देते थे, तो और अगर वो नहीं देंगे तो मैं उनके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत उमर का किसी सहाबी का दौर था कि ज़कात देने वाले अपने हाथ में ज़कात देने के लिए बंदे ढूंढते थे, निकलते थे, लेकिन उनको ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये वो दौर था, ये वो दौर था। और आज आप देखो, जिसके पास पैसा है ना, उसको ज़कात देने का आप बोलो, उसको मौत आ जाएगी। आज मैं नहीं समझता, मेरे आसपास में बहुत लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है जो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज के दौर में 50% लोग भी अपने पूरे पैसों पर पूरी ज़कात निकालते हों, और ठीक निकालते हों। देखो, मैंने बहुत मुकम्मल बात करी है। 50% लोग भी अपने पूरे पैसे पर पूरी ज़कात निकालते हैं और ठीक निकालते हैं। पैसों में से, माल में से ज़कात निकाल के मस्जिद को दे दिए, मैंने ज़कात के पैसे मस्जिद को दे दिए। आप मस्जिद को दे सकते हो ज़कात के पैसे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ये ज़कात आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगी। मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसको ज़कात दे दी। कैसे दे दी भाई तूने ज़कात? तो ज़कात लगती नहीं है उस पर ज़कात। तो ये ज़कात कोई फेंकने का माल नहीं है, ये तो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड माल है, और ये रिस्ट्रिक्टेड लोगों को जाएगा, मसारिफ़ ज़कात को जाएगा। कुरान ने मसारिफ़ ज़कात बता दी, 8 मसारिफ़, उन्हीं को जाएगा और किसी को नहीं जा सकता। तो पहली बात तो ये कि आज के दौर में ज़कात ढंग से निकालने वाले 50% लोग भी नहीं हैं जो पूरी ज़कात निकालते हैं। दूसरी बात, वो जो दौर था, लोगों की जो नीड्स थी, ख्वाहिशात थी, आराम और आसाइश, वो ये नहीं बोलते थे कि हमें अल्लाह माफ़ करे, कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए ऐसी। आज हम कहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे रोड भी चाहिए, आज हमें
2G और 3G नहीं चाहिए आज, हमें 4G और 5G चाहिए। आज 4G पे भी इंटरनेट सही नहीं चल रहा भाई। आज हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करने के लिए हम ऊँट घोड़ों पे ट्रैवल नहीं करेंगे, हमें तो क्या चाहिए, जहाज़, हवाई जहाज़ चाहिए भाई। उस ज़माने में जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री हज के लिए सफ़र पर, बल्कि ये ज़्यादा दूर जाने की भी बात नहीं है, मैं अगर मेरे दादा दादी नाना नानी सबका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लेकिन मुझे ऐसा याद पड़ता है जब मैं छोटा था, मैंने अपनी नानी से पूछा था, मेरी नानी ने बताया था उन्होंने पहला हज किया था पानी के जहाज़ पे। कितने महीने जाने में और कितने महीने आने में लगते थे। आप और पीछे चले जाओ, पैदल सफ़र, ऊँटों पे सफ़र। जब लोग अपने घरों से निकलते थे तो अल्लाह हाफ़िज़ कह के निकलते थे, भाई आए आए, नहीं आए नहीं आए, आएंगे तो बस सालों लग जाएंगे वापसी आने में। लेकिन आज हमें हर चीज़ टिप टॉप चाहिए। आज हमें हर वक्त बिजली चाहिए, घरों में अपने AC चाहिए, मोबाइल में अपने वाईफाई चाहिए, हाथ में मोबाइल चाहिए, गाड़ी में ट्रैवल करना है, रोड चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आज हमारी ज़रूरियात हमने ख़ुद से बढ़ा ली ना। क्या ख्याल है? थोड़ी देर के लिए सोचो आप टैक्स नहीं दोगे, थोड़ी देर के लिए सोचो आप टैक्स नहीं दोगे। और ज़कात तो उसके लिए, ज़कात तो बेयर मिनिमम को पूरा करने के लिए है। मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास 1.5 लाख रुपए भी नहीं है, वो ज़कात लेने का मुस्तहिक है, आपने उसको ज़कात दे दी। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो खर्चा किया ही नहीं है। क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है? क्या उससे यूनिवर्सिटी बन सकती है? क्या उससे जहाज़ लिए जा सकते हैं? नहीं। तो जब आपकी ख्वाहिशात, जब आपकी ज़रूरियात बढ़ जाएंगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लाइफ स्टाइल बढ़ जाएगा, आज आपको वेस्ट के साथ कम्पीट करना है, शैतानी दौड़ के अंदर आगे बढ़ना है, ऐसी बात है, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, क्या करेंगे? तो फिर आपको जेब से माल भी निकालना पड़ेगा, और वो माल भी आप अपनी इनकम में से निकाल रहे हो। आपस की बात है। देखो जितने लोग भी टोपी ड्रामे करते हैं ना, हम क्यों दें टैक्स? अच्छा ठीक है, तुम नहीं दो टैक्स, तुमने क्यों कमाई इनकम? तुमने कैसे कमाई इनकम? ये तो हमने अपने बलबूते पे कमाई है। अच्छा बलबूते पे कमाई है, क्यों? तुम्हारी फैक्ट्री में एम्प्लॉय आ रहा है, रोड के थ्रू आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है? उड़ के आ रहा है, तो रोड इस्तेमाल किया ना उसने। बिजली स्टेट की इस्तेमाल कर रहे हो ना तुम, चैनल स्टेट के इस्तेमाल कर रहे हो ना भाई। तो आप इनकम कमा रहे हो तो आपसे टैक्स मांगा जा रहा है ना। ऐसे तो नहीं बोला जा रहा है कि आप इनकम नहीं कमा रहे हो, तो इनकम में से टैक्स मांगा जा रहा है। आप नहीं कमाओ इनकम तो नहीं दो टैक्स। भाई आपने 10 करोड़ कमाए तो आपसे 3.5 करोड़ रुपए का टैक्स मांगा जा रहा है ना। 12 लाख रुपए की सैलरी इनकम के ऊपर 1,000 रुपए का टैक्स है। नहीं कमाओ तो कम है टैक्स। आर यू गेटिंग दिस? तो सर फिर ये कतर में, बहरीन में, दुबई में, इधर क्यों नहीं है टैक्स? ये तो बोले ना, ये जाके आप लेक्चर देना और वो लोग भी लेना, हमें अच्छा नहीं लगता सिर्फ हम ही लोग टैक्स दे रहे हैं। मेरे बच्चों बात ये है कि वो हैं बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क। वो क्या है? लीबिया के अंदर ऐसा दौर भी था, कर्नल गद्दाफी जब था, एक ऐसा दौर भी था कि वो अपने सिटीजन्स को काम ना करने के घर बैठ के पैसे देते थे। इतना अमीर मुल्क था लीबिया। ये अमेरिका ने ऐसे थोड़ी टारगेट किया है सबको, इराक को, लीबिया को ऐसे थोड़ी टारगेट किया है, खंडर बना दिया। इनके पास रिसोर्सेज इतने थे यार, इतने रिसोर्सेज थे। गद्दाफी का ये कानून था कि लीबिया का नेशनल, कोई लीबियन नेशनल कहीं किसी के पास जॉब नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। हम काम नहीं करेंगे, बाहर से लोग बुलाएंगे, वो हमारे काम करेंगे, हमारे लोग कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। ये कानून था उसका। घर बैठ के पैसे देंगे उसको। है नेचुरल रिसोर्सेज यार उनके पास, वो ड्रिल करते हैं, तेल निकलता है। ये तो ऐसा ही हो गया ना, बचपन में मिसाल के तौर पर एक अमीर बाप का बेटा है, वो गाड़ी में आ रहा है और आप बस में आ रहे हो, यार इसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मैं तो बस में आ रहा हूँ। अल्लाह की तकसीम है
You cannot question on it. Are you getting this? तो ये अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूँ। हाँ, इसमें आप लोग मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात मेरी मानने वाली है, ये मैंने कोई लॉ नहीं पढ़ा है, ये मैंने अपना ओपिनियन दिया है आपको, और ओपिनियन से आप डिसएग्री कर सकते हैं। यू मे डिफर विथ माई ओपिनियन। हाँ, जब मैं लॉ पढ़ाऊँगा तो लॉ में जो लिखा होगा वो मेरा ओपिनियन नहीं होगा, वो जो होगा आपको वो मानना पड़ेगा, फिर मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। ये आप डिफर कर सकते हैं। ठीक हो गई बात? चलो, अब वक्त कितना हमारे पास? अच्छा, तो ये बातें आपको यहाँ तक की समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। Having said that, अब हम इनडायरेक्ट टैक्स का तस्करा नहीं करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनडायरेक्ट टैक्स का तस्करा अब हम नहीं करेंगे, जितना करना था हमने कर लिया। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स की दुनिया है, ये आखिरी महीने में खुलेगी, इस पर तब क्लिक होगा, तब ये खुलेगी। अब ये गार में छुप जाएगी। तो सर अभी फिर किसका तस्करा होगा? अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का तस्करा होगा। अब हम डायरेक्ट टैक्स की डिस्कशन शुरू करेंगे, और ये जो डायरेक्ट टैक्स का तस्करा चलेगा ये फिर चलता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबा चलेगा ये एक बहुत बड़ी दुनिया है। सही है, आ जाओ इस दुनिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स की मिसाल क्या है भाई? डायरेक्ट टैक्स की मिसाल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको यूं याद रख लो, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जो डायरेक्टली इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स। तो एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। थोड़ा याद रखने के लिए, जो इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई होता है वो डायरेक्ट टैक्स है, और जो इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा, कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू अप्लाई हो रहा है, एक इनडायरेक्ट रूट के थ्रू अप्लाई हो रहा है। देखो, लग तो वो भी इनकम पर ही रहा है ना भाई, पैसे तो जेब से ही जा रहे हैं ना, कि नहीं जा रहे? बर्डन ऑन एंड कंज्यूमर, मैं बोलता हूँ बर्डन ऑन एंड कंज्यूमर है, कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लग रहा है, कंज्यूमर की जेब से जा रहे हैं पैसे, जा तो जेब से रहे ना, उसकी इनकम से निकलेंगे ना, कहाँ से निकलेंगे भाई? तो वो डायरेक्टली लेकिन इनकम पे नहीं लगा, वो लग रहा है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ज़्यादा बिस्किट खाएगा, ज़्यादा जूस पिएगा, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा, तो तुझ पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे तक अप्लाइड डायरेक्टली ऑन इनकम। चलो, अब आ जाओ इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स के अल्फाज के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं हम। आ जाओ, इनकम टैक्स का जो ये जो वर्ड है सर, ये दो वर्ड से मिलके बना है, इनकम और टैक्स। टैक्स के बारे में कुछ बातें हमने कर ली। क्या बातें हमने करी? हमने कहा सर टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का इनफ्लो होता है। तो एक्सपेंस किसका होता है? मेरा और आपका एक्सपेंस होता है, जिसकी जेब से निकलता है उसके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो टैक्स का अगर मैं मतलब देखूं तो टैक्स इज अ चार्ज, लेवी imposed by गवर्नमेंट। ठीक है, और ये गवर्नमेंट की इनकम होती है और आपका टैक्स होता है। इसका और मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है, टैक्स का मतलब होता है बर्डन। टैक्स का मतलब क्या होता है? बर्डन। अच्छा, तो सर बर्डन होता है, बोझ होता है ये? जी बोझ होता है, बोझ होता है सर। लेकिन टैक्स देने के बाद जेब तो खाली हो जाती है, जेब तो हल्की हो जाती है, तो बर्डन कैसे हुआ? मैंने कहा ये दिल पे बोझ होता है। किस पे बोझ होता है? जब माल निकलता है ना तो दिल पे बोझ होता है बहुत। खैर, ये तो ऐसी मजाक की बात हो गई। ये बर्डन है, दिस इज अ बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। दिस इज अ बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। बर्डन है भाई, किस पर बर्डन है बोलो भाई? हमने कहा सर ये बर्डन है ऑन डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कमाए साल के 36 लाख रुपए और उसमें से टैक्स निकल गया 2 लाख रुपए, तो अब मेरे पास खर्च करने के लिए डिस्पोजेबल इनकम कितनी बच गई? 34 लाख रुपए। तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम पे बर्डन आ गया ना, अब मैं कम खर्च करूँगा, मेरी जेब से खर्चा निकल गया, पैसा निकल गया, ये मेरा एक्सपेंस हो गया। आज यू गेटिंग दिस? अच्छा सर, ये किस रेट पे लगता है, किसको देना होता है, कब देना होता है? उन्होंने कहा ये तो देखो अभी हम पढ़ेंगे, ये तो जब पूरा इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो सब आपके सामने आएगा। अभी मैं समंदर को, दरिया को कूजे में बंद नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता आएंगी चीज़ें आपके सामने। सही, किस रेट पे लगता है ये भी पता लगेगा, हर बंदे पे अलग रेट होता है ये भी पता लगेगा, होता है नहीं होता, हर इनकम पर अलग रेट होता है, हाँ बहुत सारी इनकम पे भी अलग अलग रेट होता है, ये भी बाद में पता लगेगा। तो ये बात, मोटी बात पता लग गई, व्हाट इज टैक्स। सबसे पहले हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कौन से कॉन्सेप्ट को? इनकम को। व्हाट इज इनकम, क्या है इनकम? तो हमने कहा सर इनकम क्या है, ये तो बहुत आसान बात है, हमने बचपन से आज तक बहुत सारी इनकम देखी हैं, पढ़ी भी हैं। हम लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमने अकाउंटिंग भी पढ़ा है, अकाउंटिंग की दुनिया से भी हम वाकिफ़ हैं, हमने P&L भी बनाए हैं, P&L के अंदर प्रॉफिट भी आता है, वो भी इनकम है। फिर हमने सैलरी भी लोगों को अर्न करते कमाते देखा है, हमारे कज़न हैं, हमारे दोस्त हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, सैलरी भी इनकम है। हमने प्रॉपर्टीज़ को रेंट पे जाते भी देखा है, हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, शॉप है, उन्होंने रेंट पे दी हुई है, उनको रेंटल इनकम मिलती है, तो आम ज़ुबान में हम उसको भी इनकम बोलते हैं। बात तो आपकी दुरुस्त है। तो इनकम किसको बोलते हैं? अब इन सब चीज़ों के बाद इनकम किसको बोलते हैं? सर इनफ्लोस को इनकम बोलते हैं। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक नहीं है। अच्छा, पहले हमारे ऑब्जर्वेशन में इनकम की कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं, फिर मज़ीद उसके ऊपर हम डाइसेक्शन करेंगे उसको। आम तौर पर हमारी ऑब्जर्वेशन में कौन कौन सी इनकम आती है, मैं ज़रा उसको लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। हमने कहा कि सर सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम। फिर आपने देखा होगा कि कोई बंदा अगर शेयर्स बेचे, शेयर्स भी बेचते हैं लोग, शेयर्स बेच के भी कुछ पैसे कमाते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि मिसाल के तौर पर किसी ने अपना घर बेचा और घर बेचने के बाद उसको गेन हो गया, घर लिया तो उसने 3 करोड़ रुपए का बेच दिया 4 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का घर बेचने पे गेन आ गया। किसी ने ज़मीन खरीदी थी, ज़मीन बेच दी, 3 करोड़ की खरीदी थी 4 करोड़ में बेच दी। तो टैक्स की ज़ुबान में हम उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं उसको? gain on sale of shares या gain on sale of immovable property। सैलरी इनकम, रेंटल इनकम। अच्छा, रेंटल इनकम को हम टैक्स की ज़ुबान में कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो सर इसका मतलब ये है कि जो अगर किसी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, घर सेल कर दिया और घर 3 करोड़ का लिया था 4 करोड़ में सेल कर दिया, तो वो जो 1 करोड़ है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैंने लिखा पहले रेंटल इनकम था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसमें कौन सी इनकम जाती है? जो प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ाने से जो रेंटल इनकम आती है वो इस हेड में जाती है। तो इसका नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन दर हकीकत इसमें जाती कौन सी इनकम है? तो मैंने पहले लिखा क्या? रेंटल। मैंने लीगल नाम पहले नहीं लिखा, मैंने लेमैन नाम पहले लिखा, लेमैन्स नेम पहले लिखा मैंने, रेंटल। सही हो गई बात? अच्छा,
तो मज़े की बात ये है, आपको मैं खुशखबरी दूं कि आपके जहन में ये जो इनकम के नाम आ रहे हैं सारे, यही लॉ के अंदर भी यही नाम है, और लॉ इन्हें कहता है हेड्स ऑफ इनकम। लॉ इन्हें क्या कहता है? लॉ इन्हें क्या कहता है? इसका मतलब सर इनकम टैक्स लॉ में यही हेड्स ऑफ इनकम भी हैं? जी जी, यही हेड्स ऑफ इनकम भी हैं। एक और है, जो इनमें से किसी हेड में ना जाए वो आखिरी में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इजी हो गया। एक और मजे की बात भी बता दूं, इनकम टैक्स जब हम ये पांचों पढ़ लेंगे तो इनकम टैक्स भी खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम टैक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सैलरी इनकम पढ़ना है, हमने रेंटल इनकम पढ़ना है, हमने बिजनेस इनकम पढ़ना है, हमने कैपिटल गेन पढ़ना है, हमने IFOS पढ़ना है। और जब हम सारे हेड्स पढ़ लेंगे तो हमने इन सारे हेड्स ऑफ इनकम से जो इनकम आएगी उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी, ये पढ़ना है। जब हम ये पढ़ लेंगे तो इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यही हमारा कोर्स है सर? जी यही कोर्स है। और ये एक एक हेड ऑफ इनकम दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, दिखने में तो बड़ी सिंपल सी लिस्ट लग रही है, लेकिन तुम यूँ समझ लो कि ये कोई आम नाम नहीं लिखा हुआ, यूँ समझ लो ये एक हाइपर लिंक है, ये एक टैब है, ये एक लिंक है। इसको क्लिक करोगे तो इसकी दुनिया में एंटर हो जाओगे, इसकी दुनिया में दाखिल हो जाओगे, हर हेड की दुनिया। और सर कौन से ऐसे हेड्स हैं जिनकी दुनिया सबसे बड़ी है? हमने कहा वो है सैलरी इनकम। ये दो हेड्स ऐसे हैं जिनकी दुनिया बहुत बड़ी है, जिनमें हमें बहुत टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा बिजनेस इनकम में टाइम लगेगा, थोड़ा टेक्निकल हेड भी है। और एग्जाम में बिजनेस इनकम अब एग्जामिनर भर भर के बिजनेस इनकम दे रहा है, भर भर के। ये दो सबसे बड़े हेड्स ऑफ इनकम हैं। इन दो में सबसे इजी कौन सा है? इन पांचों में सबसे इजी कौन सा है? पांचों में सबसे इजी सैलरी। फिर इजी कौन सा है? उसके बाद ये दोनों, और फिर सबसे आखिर में। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं, जो हेड आप अगर ढंग से आपने पढ़ लिया, आपके लिए ये सारे हेड्स आसान है। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन अगर आपने तसल्ली और तशफ़ी के साथ आपने गौर से सब चीज़ें सुनी समझी, आपके लिए हर हेड आसान है। और ये एक एक हेड को पढ़ने में दिखने में बड़ी आसान लग रही है बात, लेकिन हमें उस हर हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। उसकी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी भी पढ़नी है, उसके चार्जिंग सेक्शंस भी पढ़ने हैं, उसके एक्सपेंसेस भी पढ़ने हैं, उसके लॉसेस भी पढ़ने हैं, उसकी जोग्राफिकल सोर्स इनकम भी पढ़नी है, उसके विदहोल्डिंग के प्रोविजंस भी पढ़ने हैं, उसके लॉसेस के प्रोविजंस भी पढ़ने हैं। तो हर हेड ऑफ इनकम को हम 7 एस्पेक्ट से पढ़ते हैं, तो वो हेड ऑफ इनकम फिर कंप्लीट होता है। तो वो जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तब देख लेंगे। लेकिन ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा हुआ आपने बता दिया कि ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम हैं। इन पांचों हेड्स ऑफ इनकम को देखकर अब हमें समझ आ गया कि हर आने वाली अमाउंट इनमें से किसी 5 हेड्स में क्लासीफाई हो जाएगी, और हर आने वाली अमाउंट हमारी इन किसी हेड्स में जाकर इनकम बन जाएगी। आंसर इज नो, ऐसा नहीं होगा। वजह, क्योंकि हर आने वाली अमाउंट इनकम होती नहीं, हर आने वाली अमाउंट इनकम होती नहीं, हर इनफ्लो इनकम होती नहीं, हर इनफ्लो इनकम होती नहीं। मिसाल ले रहा हूँ, छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ। मिस्टर ए और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 20 लाख रुपए ले लिए। तो क्या आप ये बोलोगे सर ये पांचों हेड ऑफ इनकम में से किसी न किसी हेड में जाएगी? नहीं, हो सकता है मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया हो, क्या वो इनकम है? नहीं। तो हमने कहा सर इसका मतलब कि हर आने वाली अमाउंट इनकम नहीं होती है, इनकम का कोई क्राइटेरिया होता होगा। एक और मिसाल ले लो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए के वालिदैन का इंतकाल हो गया, उसके वालिद का इंतकाल हो गया, और मिस्टर ए को इनहेरिटेंस में 20 लाख रुपए मिल गए। क्या ये इनकम है? क्या हम बोलेंगे कि मिस्टर ए के वालिद का इंतकाल हो गया और उसकी इनकम आ गई? बात समझ आई? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है जो मैं लिखने लगा हूँ। इसका मतलब ये है
every receipt is not income. Every receipt is not income. तो सर फिर कौन सी रिसीट इनकम होती है? सर फिर कौन सी रिसीट इनकम होती है? हमने कहा रेवेन्यू रिसीट इनकम होती है, और कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती है। भी दे देते इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की एग्जांपल। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की के सेक्शन के अंदर लॉ ने बहुत सारी एग्जांपल्स खुद दी हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। बात समझ आ रही? आपने रेंट फ्रॉम लीज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अब ये मोटे मोटे अल्फाज थे तो मैंने कहा हजरत इस्तेमाल ना करूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। डिविडेंड भी होता है, लेकिन हम जब डिविडेंड पढ़ेंगे तो ये देखेंगे डिविडेंड किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता, कहने को जाता है, असल में नहीं जाता। तो फिर मैं नाम ले लेता तो आपके दिमाग में चिपक जाती है ना बातें, शुरू की चीज़ें दिमाग में चिपक जाती हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा एहतियात से, समझ रहे हो? अभी बहुत एग्जाम्पल्स आएंगी, इतनी आएंगी कि आप लोग परेशान हो जाओगे। सही है? अभी जो है ना लैपटॉप का काम हो जाता, मैं तो संभल जाता। खैर, और एक और एग्जांपल ले लो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अगर मिस्टर ए को मिस्टर बी उसका दोस्त है, मिस्टर बी ने गिफ्ट दे दिया मिस्टर ए को, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। ठीक है? ये ऐसे ही आपने पूछा तो मैंने एग्जांपल दे दी। अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ज़रा रुक जाओ, अभी सब बातें तुमको क्लियर हो जाएंगी। सही है? तो हमने कहा सर हर मिलने वाली अमाउंट इनकम नहीं होगी। एवरी रिसीट इज नॉट इनकम। रेवेन्यू रिसीट अभी थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि इसको नाम दे देते हैं। सर नाम आपने क्यों दिए ये ना पूछो, बस यूँ समझो ये नाम यही नाम है। मैं बताता हूँ क्यों ये नाम है, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के लिए समझो नाम यही है। बस जो रिसीट इनकम होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। और जो रिसीट इनकम नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसीट। ठीक है? तो हमने कहा रेवेन्यू receipt is income unless specifically exempt under the ordinance. Unless specifically exempt under the ordinance. And capital receipt is not income unless specifically taxed as deemed income under the ordinance. एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल में दूंगा तो आपको समझ आएगी। देखो टैक्स के अंदर आपको चीज़ें समझ ही आएंगी एग्जाम्पल से, कहानियों से। सही है? रेवेन्यू रिसीट की एग्जाम्पल ले लें सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी ऊपर जो पांचों एग्जाम्पल ली थी वो पांचों ले लेता हूँ। एज डीम्ड इनकम, डीम्ड सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये रेवेन्यू रिसीट है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इत्तेफाक किया था कि ये इनकम है, इत्तेफाक किया था ना सबने कि ये इनकम है। अच्छा, अब सर ये एग्जांपल दें कि कौन सी ऐसी रेवेन्यू रिसीट है जो हमें लगता है इनकम है, लेकिन आपने कहा स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट है, तो वो फिर इनकम नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पर, मिसाल ले रहा हूँ मैं, वैसे अगर कोई भी आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस इनकम में चली जाएगी,
लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप एग्रीकल्चरल बिजनेस में हो, किस बिजनेस में हो? एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। अगर आप खेती बाड़ी करते हो, बीज लेते हो, फसल उगाते हो, फसल काटते हो और क्रॉप्स को बेच देते हो, तो ये एग्रीकल्चरल इनकम होती है। और एग्रीकल्चरल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है नहीं लगता, नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। लॉ ने कह दिया नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। लॉ ने उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया तो एग्जेम्प्ट कर दिया। अब हम उसको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि देखो हम ये सारा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? हम ये सारा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी अमाउंट को बोलेंगे कि ये इनकम है, तो फिर अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे होंगे? इस पर टैक्स दो। ये इनकम है तो इस पर टैक्स दो। नहीं नहीं ये इनकम नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, इस पर टैक्स नहीं दो। बात समझ आ रही है? तो एग्रीकल्चरल इनकम वैसे तो इनकम है, लेकिन ऑर्डिनेंस ने क्या कर दिया? उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया। बात समझ आ गई? सैलरी के अंदर हम आएंगे। सैलरी के अंदर हम आएंगे तो हम ये देखेंगे, ऐसे मिसाल ले रहा हूं मैं सिर्फ। अभी अगर बहुत ज़्यादा समझ में ना आए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। मेडिकल बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर exempt as per terms of employment। नहीं समझ आ रहा मैंने क्या लिखा है? मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, टेंशन ना लो। सैलरी टैक्सेबल है, लेकिन अगर तो मेडिकल बेनिफिट मिल जाए, क्या मिल जाए? फ्रॉम एम्प्लॉयर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ये मिल जाए तो ये एग्जेम्प्ट होता है। सर ये मेडिकल बेनिफिट का मतलब समझ में नहीं आया। जब हम सैलरी पढ़ेंगे, अभी सैलरी हमने पढ़ा ही नहीं है, जब हम सैलरी पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयर से कोई भी फ़ायदा मिले वो सैलरी होता है। एम्प्लॉयर से कोई भी फ़ायदा मिले वो क्या होता है? सैलरी होता है। तो अगर एम्प्लॉयर मेडिकल बेनिफिट दे रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए? सैलरी होना चाहिए। लेकिन हम ये देखेंगे कि मेडिकल बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से मिल रहा होगा तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा अगर कुछ कंडीशंस मीट हो जाएं तो। इसका मतलब कि वो फिर इनकम में फॉल, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल समझ आएगा ये आपको बेटा? जी, इसीलिए मैंने बोला मेडिकल बेनिफिट। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उसको उतना बोलना है, आगे पीछे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि ये लॉ है ना। मेडिकल अलाउंस अलग चीज़ है, वो सैलरी में आएगा, लेकिन मैंने लिखा मेडिकल बेनिफिट तो आप भी बोलोगे मेडिकल बेनिफिट। मैं बोलूँगा दिन तो आप भी बोलोगे दिन, मैं बोलूँगा रात तो आप भी बोलोगे रात, क्योंकि लॉ के अल्फाज आगे पीछे करोगे ना तो फिर मसला हो सकता है। ठीक है, हाँ थोड़ा आप बड़े हो जाओगे, अभी आप बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम ले रहे हो, थोड़े से बड़े हो जाओगे तो फिर आप खुद ही संभल के बोलोगे, आपको पता लग जाएगा कि ये वो एक चीज़ नहीं है। बात समझ आ रही है? एम्प्लॉयर, अच्छा एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको कि सर हमारा दिमाग कह रहा था कि ये अमाउंट्स इनकम हैं, लेकिन अगर लॉ ने किसी अमाउंट को स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट कर दिया है तो फिर वो इनकम नहीं। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम, कैपिटल रिसीट इनकम नहीं, अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। लेकिन अगर टैक्स वाला बोले कि ये इनकम है तो फिर इनकम है।
हमारे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर टैक्स के कानून में लिखा हुआ है कि इसे तुम्हें इनकम बनाना होगा, ये तुम्हारी इनकम है, तो फिर है, फिर देना पड़ेगा टैक्स, मजबूरी है। फिर हम लॉ के आगे चूचरा नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल क्या है सर? कैपिटल रिसीट की एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल रिसीट की एग्जाम्पल क्या है? आज एग्जाम्पल लेते हैं। पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिल रही है। कभी किसी ने ऐसा बताया है अपने दोस्त को आगे, यार कल मेरे अम्मा अब्बा से मुझे ना इनकम जनरेट हुई है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये की कल तेरे भाई ने पता है कमाई कर ली। भाई कहाँ से कमाई कर ली? अरे भाई अम्मा अब्बा से मैंने ना पॉकेट मनी ली है, दिहाड़ी बनाई है कल मैंने। ऐसा बोले? ऐसा कोई सुना है किसी को आपने बोलते हैं? नहीं। मैंने कहा सर हमारा दिल नहीं मान रहा, ये इनकम ना बोले, इसको इनकम ना बोले। नहीं बोलते भाई, आप बोलते हो तो नहीं बोलते। लोन अमाउंट रिसीव्ड, मिस्टर ए ने अपने दोस्त मिस्टर बी से लोन ले लिया, उधार ले लिया। उसने बोला मैं तुझे 6 महीने बाद वापस करूंगा। तो क्या मिस्टर ए अपने घर आके अपनी बेगम को ये बोलेगा आज मैंने 1 लाख रुपए की दिहाड़ी बना ली? बोलेगा? मैंने इनकम अर्न कर ली 1 लाख रुपए की, बोलेगा वो नहीं बोलेगा। वजह क्योंकि उसने उधार लिया है, उसने कर्जा लिया है। और हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है कि सर अगर लोन लिया जाता है तो वो P&L में नहीं जाता है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाता है। वो लायबिलिटी का नेचर होता है उसका, वो पे करनी है आपने, वो आपकी इनकम नहीं है। बात तो आपकी ठीक है, ये भी कैपिटल रिसीट है। इनहेरिटेंस की अमाउंट, मिस्टर ए के वालिद का इंतकाल हो गया, उसको विरासत के अंदर 50 लाख रुपए मिल गए। तो वो अगले दिन आके दोस्तों को ये नहीं बोलेगा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और मेरी 50 लाख रुपए की इनकम जनरेट हो गई। ऐसा वो नहीं बोलेगा। क्या ख्याल है? तो नहीं बोलेगा, उसको बोलना नहीं चाहिए। अपने वालिदैन के लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए, उनके लिए दुआए खैर करनी चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। और आपकी बर्थडे आई और आपने घर पे बर्थडे पार्टी अरेंज कर ली और लोग आए और लोगों ने आपको इनामात दिए, तोहफ़े दिए। किसी ने घड़ी दी, किसी ने सेल फोन दे दिया सस्ता वाला, और गिफ्ट्स भी दे दिए, ठीक है। या चलो थोड़ा सा इसको और इन्हांस कर लेते हैं, गिफ्ट्स या envelopes received on engagement या wedding ceremony। किसी की इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही है, वेडिंग सेरेमनी हो रही है, और बहुत सारे उनको क्या मिल रहे हैं? तगड़े तगड़े मोटे मोटे लिफाफे मिल रहे हैं, गिफ्ट भी मिल रहे हैं, लिफाफे भी मिल रहे हैं, ठीक है। हुई भी होगी आप में से किसी की, आपकी किसी कज़न वज़न की। तो ऐसा हुआ कि आपको लग रहा हो कि अगले दिन वो शादी करने के बाद खुश है। क्यों खुश है? यार ये खुश है, इसकी शादी हो गई। नहीं नहीं पागल, ये खुश था, बोल रहा है मेरी अदर इनकम बहुत हुई है, अदर इनकम बहुत हुई। शादी करके तो फंस गया मैं, लेकिन मेरी इनकम बहुत हुई है, अदर इनकम। कैसे हुई भाई? लिफाफे बहुत मिले। ऐसा सुना है किसी को आपने बोलते? नहीं सुना तो नहीं है। तो देखने में ये सारी की सारी अमाउंट्स क्या लग रही हैं? कैपिटल रिसीट लग रही है, लग रही है। अभी हमें क्राइटेरिया नहीं पता, अभी तो जो हमारा दिल कह रहा है हम वो लिखते जा रहे हैं ना, क्राइटेरिया तो हमें नहीं पता। ये सारी अमाउंट्स हमें कैपिटल रिसीट लग रही हैं। सर आप बोल रहे हैं तो होंगी, आप भी बोल रहे हैं तो हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं, होंगी कैपिटल रिसीट। तो हाँ, ये सारी कैपिटल रिसीट हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब एक और बात पे आ जाओ। क्या मैंने कहा कि कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होगी अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो
लोन received in cash other than through banking channel. ये लॉ की वर्डिंग्स है, अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल। आपके लिए आसानी के लिए मैंने लिख दिया कैश। लोन रिसीव्ड इन कैश, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन रिसीव किया है तो वो लोन, लेकिन उसने कैश में रिसीव कर लिया। कैसे कैश में रिसीव कर लिया? मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों मिले रेस्टोरेंट के ऊपर, मिस्टर ए ने बोला मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, हाथ तंग हुआ मेरा। मिस्टर बी ने अपनी जेब से हज़ार रुपए की नोटों की गड्डी निकाल के बोला ये ले, 6 महीने बाद मुझे वापस कर देना। क्या ये लोन है? जी लोन है, लेकिन लोन दिया है कैश में। लॉ बोलता है कि जब आप लोन दो कैश में तो वो लेने वाले की इनकम बन जाएगी। सेक्शन 39 के अंदर ये बात लिखी हुई है। जहाँ जहाँ मुझे सेक्शन के नंबर रेफरेंस में लिख रहा हूँ आप लिख लो। एग्रीकल्चरल इनकम की बात सेक्शन 41 में आती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मेडिकल बेनिफिट की एग्जाम्पल की एग्जेम्पशन आपको सेकंड शेड्यूल में मिलती है। अच्छा आगे आ जाओ, इधर तवज्जो बेटा, तवज्जो प्लीज। सिक्योरिटी received security deposit from tenant in case of renting of building। क्या लिखा मैंने? ये आपको पता होगा कि जब भी कभी भी प्रॉपर्टी रेंट पे जाती है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, सुन लो। मिसाल के तौर पर मेरा कोई फ्लैट है और मैं उस फ्लैट को किराए पे दे रहा हूँ टेनेंट को। अच्छा लिखा हुआ इधर बिल्डिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी पूरी बिल्डिंग होनी चाहिए तो ही मैं किराए पे दूंगा। मैं फ्लैट भी किराए पे दूंगा तो वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में आ जाएगा। वो आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो बिल्डिंग बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं अगर शॉप भी मैं बोलूँ मैंने शॉप किराए पे दे दी तो इसका मतलब वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में वो बिल्डिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। समझ लो, ये लॉ की टर्मिनोलॉजीज हैं, जब हम पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। तो जब भी किसी टेनेंट को आप किराए पे कोई भी प्रॉपर्टी देते हैं तो आप उससे क्या लेते हैं? सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। भैया तू मेरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेगा, 5 लाख रुपए का तो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो रखवा दे भाई, वापस कब मिलेगा? जब छोड़ के जाएगा तब देंगे तुझे वापस। क्यों लेते हैं हम ये? कि भाई ऐसा ना हो कि भाग जाए हमारा किराया दिए बगैर, भाग जाए हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, हम सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखते हैं। आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तेज़ बच्चे हैं सारे। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? गुड, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए सर ये एक लायबिलिटी के अमाउंट है। मैंने आज अमाउंट तो ले ली है सामने वाली पार्टी से, अपने टेनेंट से अमाउंट तो ले ली है मैंने, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे अपनी बैलेंस शीट में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से लायबिलिटी क्लासीफाई करना पड़ेगा। दिस इज माई लायबिलिटी। तो क्या ये इनकम है? नहीं है, लेकिन लॉ खास तौर पर कहता है कि ये तुम्हारी इनकम है और ये इनकम में जाएगा। कैसे जाएगा ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये इनकम में जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है दिस इज सेक्शन नंबर 16। ठीक है, और जाएगा कैसे ये भी लिख देता हूँ, इन 10 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। समझ में तब आएगा जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। इन 10 years इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, और कोई मिसाल देते हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि जो भी गिफ्ट्स मिल रहे थे, हमने बोला सर इसको तो हम इनकम नहीं बोलते, इसको तो हम इनकम नहीं बोलते। और वैसे आपस की बात है, वो इनकम होती भी नहीं है। गिफ्ट का मिल जाना इनकम नहीं कहलाता या नहीं होती, लेकिन लॉ ने उसको स्पेसिफिकली टैक्स कर दिया है। और लॉ ने बोला है, ये भी सेक्शन 39 में आता है, लॉ ने बोला है कि अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो, और किससे रिसीव हो मेरे बच्चों? नॉन रिलेटिव से रिसीव हो, तो वो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स will be
जो लकी ड्रॉज के प्राइजेस होते हैं आ रहा है सब विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा, ये वाला कहाँ टैक्स होता है? लोन रिसीव्ड इन कैश अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल, ये कौन से हेड में टैक्स होगा? ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट से लिया हुआ है, ये भी टैक्स होता है। ये कौन सा हेड ऑफ इनकम में जाता है? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अभी तो देखो आप लोग नन्हे बच्चे हो ना, देखो अभी तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना बस एब्जॉर्ब कर लो, सीधी सी बात है। फिर जब ये हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो आपको मेरी सारी बातें पुरानी याद आएंगी कि सर ने पहले बता दिया था कि ये तो इस सेक्शन में जाएगा। हाँ, अब हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, अब पता लगा, ये बोल रहे थे सर। अभी मैं इतना आसान बोलूँगा आपको कि आपको भी मुश्किल नहीं लगेगा, आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन उसकी डिटेल में आप मुझसे इसमें मज़ीद सवालात करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई ये बाद में डिस्कशन आएगा, तो ये मैं आपको इसके जवाब बाद में दूँगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह तो हर हेड ऑफ इनकम का डिस्कशन आना शुरू हो जाएगा, तो मैं हर हेड ऑफ इनकम की डेप्थ में जाना शुरू नहीं कर सकता। जब वो हेड ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे हम। सही है? अच्छा, तो सर ये लॉ कहता है कि ये डीम्ड इनकम है, वैसे ये इनकम नहीं है। वैसे ये जितनी अमाउंट्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये तीनों अमाउंट्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन तीनों की नेचर इनकम की नेचर नहीं है। लेकिन लॉ बोलता है कि ये इनकम बनानी पड़ेगी तुम्हें, ये डीम्ड इनकम है। तो हमने कहा सर ठीक है, फिर लॉ बोलता है तो लॉ की बात सर आंखों पर, इसे हम इनकम बना देंगे। लेकिन सर अभी भी दिल को तसल्ली नहीं हो रही। आपने ये तो बता दिया कि ये इनकम है, ये इनकम नहीं है। लॉ ने बोला तो इनकम बन गई, लॉ ने नहीं बोला तो इनकम नहीं बनी। लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं पता लगा कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो ये इनकम है, और ये क्राइटेरिया फुलफिल ना हो तो ये इनकम नहीं। जैसे हम इंटर के अंदर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते थे ना, लिटमस पेपर टेस्ट करते थे। ब्लू हो जाए, रेड हो जाए तो एसिड है, पता नहीं क्या क्या करते थे हम। ब्लू हो जाए तो एसिड है, कभी रेड हो जाए तो बेस है, या ब्लू हो जाए तो बेस है। ये टेस्ट करते थे तो पता लगता था कि ये एसिड है या बेस है। तो सर कोई क्राइटेरिया बता दें कि हमें ये पता चल जाए कि ये अमाउंट इनकम है और ये अमाउंट इनकम नहीं है। अभी तो हमने सोचा, तुक्के लगाए कि हाँ ये इनकम होनी चाहिए, हाँ इनकम ठीक है, ये इनकम नहीं होनी चाहिए, सर दिल्ली मान रहा। तो अब हम कल की क्लास में वो क्राइटेरिया देखेंगे कि जिस क्राइटेरिया की बेस पर हम ये कहने के काबिल हो जाएंगे कि हाँ सर ये वाली अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है ये इनकम है, और ये वाली अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है ये इनकम नहीं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बातें हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। may Allah bless you all. टेक केयर अलॉट। अल्लाह हाफिज़। कल की हमारी क्लास है 11:30 बजे 11:30। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।